हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका MCQ करेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे इस ट्रेड के रिगार्डिंग उसके लिए भी ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन को देखना है, समझना है और आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए। इस सारे क्वेश्चन का नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विद्युत झटका लगने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है ये आप बता सकते हैं कि जो मेन कारण होता है आपको करंट शॉक लगने का, ठीक है, जो झटका लगने का वो होता है धारा, मतलब करंट आपको। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा बी ऑप्शन, यहाँ पर हमारा सही होगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत झटके की तीव्रता किस वोल्टेज पर अधिक होती है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आपको इलेक्ट्रिक शॉक झटका किस वोल्टेज पे लगेगा। तो जहाँ ज़्यादा वोल्टेज होगा वहाँ ज़्यादा करंट विड्रॉ होगा, वहाँ ज़्यादा धारा निकलेगी। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? डी ऑप्शन, सबसे ज़्यादा वोल्टेज जो है वो यहाँ पर है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर इसका आंसर होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देख सकते हैं, बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है? मतलब बिजली से यदि आग लग जाए तो किस तरह के अग्निशामक यंत्र हम यूज करते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत के द्वारा आग लगने का कारण होते हैं, क्या कारण होते हैं? तो आप देखिए विद्युत से कैसे आग लग सकता है। तो ए ऑप्शन पढ़िए आप, गलत साइज के फ्यूज तार का प्रयोग करना। सही बात है, यदि आप गलत तरीके का फ्यूज तार का प्रयोग करेंगे तो वो आग लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बी ऑप्शन, सॉकेट आउटलेट को ओवरलोड करना, मतलब ओवरलोड यदि करंट का पड़ता है वोल्टेज का तो वहाँ से भी क्या होता है? आग लगने की पूरा चांसेस होता है। तारों के जोड़ ढीले होना, सी ऑप्शन, तारों के जोड़ ढीले होना, और तार का जोड़ भी ढीला है तो वहाँ से भी क्या हो सकता है? हमारा आग लगने की संभावना होती है। तो ये हमारा हम बोल सकते हैं यहाँ उपर्युक्त तीनों कारणों से, मतलब ये तीनों ऑप्शन सही है। तो आपका क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, क्योंकि उपर्युक्त तीनों कारणों से। क्वेश्चन नंबर 5, शुष्क अवस्था में व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध होता है, मतलब यदि ड्राई बॉडी है व्यक्ति का, शुष्क अवस्था में व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोधक होता है, कितना होता है? ऑप्शन सी, 100 किलो ओम से 500 किलो ओम। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि ऑप्शन जो सी होगा वो हमारा करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं सेकेंड सेट की ओर, सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 का सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित चिन्हों के उदाहरण से कौन सा अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है? मतलब अनिवार्य, आपको मैंने बताया था कि चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें से सबसे अनिवार्य, मतलब अनिवार्य चिन्ह किस तरह से दिखाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए बी, हेड प्रोटेक्शन करना, मतलब क्या ये अनिवार्य चिन्हों में से एक है, हेड प्रोटेक्शन की जो चीज़ें होते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर आपके पास है, किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब क्या, जो फायर, जो अग्निशामक यंत्र होते हैं जो आग को बुझाने का काम करते हैं उसे बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, विद्युत आधारित अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब विद्युत आधारित जो है वो अग्नि का उपयोग किस तरह के अग्निशामक का यूज नहीं करना चाहिए? तो वो होगा हमारा सी, फोम एक्सटिंग्विशर यूज नहीं होने चाहिए कभी भी जब भी विद्युत से आग लगता हो। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं आप, क्या होगा? हमारा सी ऑप्शन होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में।
पीड़ित के अधिक खून बहने की स्थिति में क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए? तो घाव को दबाना चाहिए, पीड़ितों से सीधे संपर्क से बचना चाहिए, दीर्घता के साफ पेड़ और बैंडेज लगाना चाहिए, घाव पर ड्रेसिंग करना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा सबसे जो जरूरी काम होता है, जैसे ही अधिक खून बहने लगे तो हमको सबसे पहले इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। क्या ऑप्शन हमारा ए, घाव को दबाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक ब्लडिंग नहीं हो। ये क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी के फैब में जो फाइनल एग्जाम हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो है लिक्विफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का अग्निशामक उपयुक्त है? तो वो है ड्राई पाउडर अग्निशामक। मतलब लिक्विफाइड गैसों को, मतलब लिक्विफाइड गैसों के द्वारा जब आग को बुझाना होता है तो हमें क्या करना होता है कि ड्राई पाउडर का ही उपयोग करना चाहिए। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा? हमारा सी ऑप्शन होगा। तो हम यहाँ पर सी ऑप्शन के बारे में बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कब? एनसीईआरटी फैब 2016 में, फरवरी में। क्वेश्चन नंबर 5, चित्र में प्रदर्शित वर्ग डी, मतलब श्रेणी डी के अग्नि के लिए सबसे उत्तम अग्निशामक कौन सा है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी फरवरी 2014 में। तो जो डी श्रेणी के हैं उसमें किस तरह के अग्निशामक यूज होते हैं, तो वो देखते हैं कौन सा हो सकता है। तो ये होगा आपका जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन इसमें होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CTC अग्निशामक के यूज होते हैं श्रेणी डी टाइप के अग्नि को बुझाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, कौन सा प्रतीक खतरे की आशंका को प्रदर्शित करता है? तो खतरे की आशंका जब होती है तो जो सिंबल है वो आप देख सकते हैं, वो होगा हमारा ऑप्शन ए। इस तरह के सिंबल जो है वो क्या दिखाता है? हमारे खतरे के प्रतीक है कि किसी तरह का खतरा आने वाला है। नेक्स्ट, कौन सा सुरक्षात्मक या सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज को किया जाना चाहिए? तो ये जो ऑप्शन होगा वो अनिवार्य चिन्ह होता है इसका सही आंसर। सुरक्षा चिन्ह को दर्शाने के लिए जो अमुक चीज को दर्शाता है वो है अनिवार्य चिन्ह। तो ये ऑप्शन बी हमारा यहाँ से आंसर होगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब पीड़ित व्यक्ति का मुख नहीं खुले तब कृत्रिम श्वसन के लिए किस पद्धति का उपयोग करना चाहिए? मुख से नाक की प्रणाली। ठीक है, ये एक प्रणाली है जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं कि जब लोगों का जब नहीं खुलता है मुख पीड़ित व्यक्ति का, तो उस स्थिति में हमें मुंह से उसके नाक में हवा को देना चाहिए। यही एक ऑप्शन बचता है हमारे पास। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन होगा डी। दर्शित चित्र, ये चित्र जो है किस तरह की चीज़ों को दिखलाता है, ये किस तरह के सिंबल हैं वो आपको दिखा, किस तरह के चिन्ह है। हमें पता है कि चिन्ह के प्रकार जो मैंने आपको बताया है आदेशात्मक, चेतावनी, निर्देशात्मक और सुरक्षात्मक। तो किस तरह के ये चिन्ह को प्रदर्शित करता है? तो ये जो चिन्ह है वो है चेतावनी। मतलब क्या? आपको इस तरह के सिंबल मिलेंगे तो ये चेतावनी का चिन्ह को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 10, 1 पिकोफैरेड 1 pf इक्वल टू कितना होगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है और ये क्वेश्चन पूछने के भी चांसेस बनते हैं आगामी परीक्षा में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶ माइक्रोफैरेड। तो आप एक चीज़ यहाँ समझिए कि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो माइक्रोफैरेड में आंसर दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है। तो आपको माइक्रोफैरेड के अनुसार 10⁻⁶ आंसर होगा। आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ये 1 पिकोफैरेड इक्वल टू 10⁻12 होता है, वो फैरेड में होता है। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है वो माइक्रोफैरेड में दिया गया है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 10⁻⁻6 माइक्रोफैरेड, ये ऑप्शन होगा। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम देख सकते हैं 11।
दिया गया चित्र किसका सूचक है? तो ये मैंने टॉपिक में भी पढ़ाया है, आप पीछे के वीडियो में देख सकते हैं। ये जो चिन्ह है वो सूचनात्मक इंफॉर्मेशन इंडिकेशन के ये क्या है? सिंबल है। तो बेसिकली ये जो चिन्ह है वो किसके हैं? सूचनात्मक चिन्ह है। तो जिससे कि आप प्लस का सिंबल जो है वो सूचना को संबंधित चिन्ह को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, दुर्घटना से बचाव का अच्छा तरीका है क्या? कौन सा तरीका दुर्घटना से बचाने का एक अच्छा तरीका माना जाता है? तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी, जॉब मशीन और कार्य के स्थल से संबंधित नियमों का पालन। मतलब क्या? सुरक्षा से, दुर्घटना से बचाव के लिए हमें सबसे बेहद चीज़ ये है कि इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ से आंसर होगा। ऑप्शन बी, जॉब मशीन और कार्य के स्थानों से संबंधित सुरक्षा का नियम का पालन करना। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, आर्क वेल्डिंग की स्थिति में आपकी आंखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग करना चाहिए। मतलब जब भी आप वेल्डिंग संबंधित काम करते हैं तो क्या करना चाहिए? इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? जो आप देखते भी होंगे, यदि आप कहीं वेल्डिंग करते किसी मैकेनिक को देखते होंगे तो वो गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन का प्रयोग करते हैं ताकि डायरेक्ट रोशनी उसके आंखों पर ना पड़े और उसके आँख को किसी तरह से नुकसान ना पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट एंड एड बॉक्स में घाव भरने की ट्यूब रखी जाती है। ठीक है, तो ट्यूब जो रखी जाती है वो बेसिकली क्या है घाव को भरने के लिए? तो वो है बीटाडीन। ठीक है, बीटाडीन जो है वो रखा जाता है। फर्स्ट एड के घाव को भरने की एक ट्यूब रखी जाती है जिसका नाम क्या है? बीटाडीन। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ये सी ऑप्शन होगा। कार्यशाला में कार्य के दौरान पहनने में प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। डांगरी जूते और चश्मे को पहनना अनिवार्य होता है जब भी आप कार्यशाला में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कार्यशाला को आग में बुझाने के लिए किसकी व्यवस्था करनी चाहिए? किसकी व्यवस्था करनी चाहिए? तो ये चीज़ देखिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पानी भरी बाल्टी का उपयोग करना ही नहीं है। तो यहाँ जो बोला गया है आप क्वेश्चन को समझिए कि कार्यशाला में आग बुझाने किसकी व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्था रेत भरी बाल्टी की होती है तो होनी ही चाहिए। सबसे पहली जो कंडीशन होता है वो होता है रेत भरी बाल्टी। विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं। कैसे दूर करते हैं बताइए? सूखी लकड़ी या रबड़ के दस्ताने से डायरेक्ट उस व्यक्ति को हम नहीं छू सकते हैं या पकड़ सकते हैं। तो हमें सूखी लकड़ी या किसी भी कुचालक का प्रयोग करते हुए उस व्यक्ति को वहाँ से छुड़ाना है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में क्या है क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा आप। काटने वाले औजारों को कहाँ रखा जाता है? कहाँ रखा जाता है? सभी औजारों को अलग अलग तरीके से रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कारण दुर्घटना का है? दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? कार्य करने में जल्दीबाजी करना। मतलब ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको कोई भी काम हो, इलेक्ट्रीशियन का, मैकेनिकल का या किसी भी तरह का, तो आपको जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा? एक तो आपको एफिशिएंसी नहीं मिलेगी, काम अच्छे से नहीं होगा और कुछ ना कुछ हादसा होने के भी चांस होते हैं। तो इसीलिए आपको जल्दबाजी में पूरा पेशेंस के साथ काम करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दर्शाए गए चिन्हों की पहचान कीजिए। तो बताइए ये जो चिन्ह है इनको पहचानना है और बात करना है इनके कि किस तरह के ये चिन्ह हैं। तो चेतावनी के चिन्ह है, आदेशात्मक चिन्ह है या सूचना के चिन्ह है, निर्देशात्मक चिन्ह है। मतलब मैंने आपको बताया भी था कि जब भी आपका गोलाकार सर्कल हो, गोलाकार आकृति हो और वो कट हो बीचों बीच से, यदि इसे
एक लैंड करके कटिंग किया जाता है तो वो निर्देशात्मक होता है, मतलब प्रोहिबिटेड। किसी तरह का निषेधात्मक, मतलब किसी तरह का आप वहाँ पर वो काम नहीं कर सकते हैं जब इस तरह के सिंबल होंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर होगा, कटिंग चिन्ह। चित्र में दर्शा गए कृत्रिम श्वास की विधि की पहचान कीजिए। मतलब किस तरह की विधि है, मैंने आपको बताया था कृत्रिम श्वास की लेने की विधि। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये किस तरह की विधि है, ये आपको बताना है कि किस तरह से उसे लिटा करके उसको दबाव दिया जाता है ताकि उसके जो गर्म हवा है वो शरीर से बाहर निकले और फ्रेश हवा उसके शरीर के अंदर जाए। तो आप बताइए कौन सा क्या होगा इसमें, लेवार्ड होगा, सिल्वेस्टर विधि होगा, शेफर विधि होगा या फिर श्वास यंत्र। आपको मैंने बताया था ये जो विधि है वो विधि कौन सा है, सिल्वेस्टर विधि, शेफर विधि है, सॉरी शेफर विधि है। शेफर विधि के द्वारा इस तरह के चीज़ों को किया जाता है जब लोगों को करंट या फिर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या, इसका आंसर होगा आपका शेफर प्रोसेस, शेफर विधि।